बिग मार्केट वॉइसेस का। और आज हमारे साथ पहले हैं कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह, जो मार्केट को लेकर हमेशा एक रियलिस्ट रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि फंड मैनेजर हमेशा बुलिश साउंड करते हैं स्क्रीन पर, लेकिन नीलेश भाई के साथ ऐसा नहीं है। वो हमेशा एक रियलिस्टिक व्यू रखते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी और मिसालें दोनों ही काफ़ी अनोखी होती हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में रिटेल निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। तो एक चीज़ तो इस मार्केट ने क्लियर कर दी कि अगर एसआईपी इन्वेस्टर ने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा होता तो आज बहुत शानदार मुनाफे पर वो होता। और जो बात हम लगातार करते आ रहे हैं, और इंटर मतलब बीच बीच में डिप्स आती रहती हैं, शेकआउट्स आते रहते हैं, लेकिन मार्केट की चाल काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ये वाली जो रैली है, ख़ास तौर से जो अप्रैल और मई में आई, बहुत तेज़ी से आई और कई लोगों ने मिस की। और इसमें ब्रॉडर मार्केट ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया, तो एक तरीके से रैली काफ़ी हेल्दी रही, लेकिन कई लोगों ने मिस कर दी। अब आपका रिटेल निवेशकों को लेकर क्या व्यू होगा? क्या इस तेज़ी में पार्टिसिपेट किया जाए या फिर अभी थोड़ा सा करेक्शन का वेट किया जाए? अनुज भाई, ये जो तेजी आई है उसमें ज्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग है। मैंने इस शो में कई बार कहा है कि दुनिया भर की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बट एग्जिट डिफिकल्ट है। हमने एक कमेंट सुना था डॉक्टर यस से कि चाइना में उन्होंने शेयर्स बेचे बट पैसे निकाल नहीं पाए। इंडियन मार्केट में एग्जिट इजी है। अक्टूबर जून 21 से अक्टूबर 21 से मई 22 तक एफपीआई ने लगातार सेलिंग की $35 बिलियन की, तो उन्हें एग्जिट मिल गई। पाई पाई एक एक पैसा दे दिया। बट जब वो खरीदने आते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त की तेजी इसलिए है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एनएफपीआई सारे बायर हैं। सप्लाई में आईपीओ आपको पता ही है, मुश्किल से एक दो आ रहे हैं। न क्यूआईपी है, न ओएफएस है। ऐसी मार्केट में जहां पे लेने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो प्राइसेस का ऊपर जाना स्वाभाविक है। रिटेल निवेशकों से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखे, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को देखे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहे। कल मार्केट कहाँ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट ये कहना उचित होगा कि एक रेगुलर इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में भी पैसा बनाएगा। तो नीलेश भाई, फिर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? मैं एक चीज़ क्लियरली देख रहा हूँ, सारे के सारे डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स ऑल टाइम हाई पर हैं, चाहे ऑटोज़ हो, कैपिटल गुड्स हो, आपका एफएमसीजी हो, इंफ्रा हो, सब के सब ऑल टाइम हाइज पर। क्या यही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अभी भी, या फिर कोई और मौके आपको दिखाई देंगे, जैसे आईटी, फार्मा? किन सेक्टर्स पर आप फोकस करेंगे इस समय? अनुज भाई, हमारा ग्रोथ रेट दुनिया के ग्रोथ रेट से दुगने के आसपास है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के सामने काफी सुदृढ़ दिखती है। चाहे आप इसे अंधों में काना राजा कह दीजिए या ओएसिस इन द डेजर्ट कह दीजिए। नो वंडर निवेशकों का रवैया भी डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज के ऊपर ज्यादा है। ग्लोबली अनसर्टेनिटी बहुत है। आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर में ये अनसर्टेनिटी प्राइस तो हो चुकी है इस वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी सेटल नहीं होगी तब तक कहना मुश्किल है ये स्टॉक कैसे चलेंगे और कब चलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड, ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर में धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। हमें पता नहीं इनका बॉटम कब होगा, बिकॉज जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी दूर होगी तब जाके ये शेयर्स की बॉटम बनेगी।
आज की तारीख में यूएस डेट, यूएस फेड, रशिया यूक्रेन, इतनी सारी अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे है कि धीरे 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 खरीदारी करनी उचित होगी। यहाँ पे शायद इन द शॉर्ट टर्म मोमेंटम डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज के ऊपर ज्यादा रहेगा, ग्लोबल फोकस्ड पे कम रहेगा। नीलेश जी, जैसे कि भी अनुज फोकस कर रहे थे कि डोमेस्टिक और कंजम्पशन स्टोरी पे, अब आते हैं थोड़ा सा आईटी पे, क्योंकि जब आईटी के नंबर्स इस बार आए तो इन्फोसिस के नंबर्स देख के सब शायद थोड़े से हतोत्साहित हो गए थे, डर गए थे, न जाने क्वार्टर कैसा होगा। लेकिन ग्रेजुअली जब ये अर्निंग सीजन आगे बढ़ा तो मिड कैप आईटी ने इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया, वहाँ नंबर्स भी अच्छे थे। और एक और चीज़ जो आज से साल भर पहले एट्रिशन और वेजेस हाइक जो उनके मार्जिन को काफ़ी डेंट कर रहे थे, वो इस बार काफ़ी कम भी रहे। मिड कैप आईटी में कॉन्फिडेंस है आपका क्या नीलेश जी इस वक्त? वीरू भाई, बहुत पहले एक आईटी क्षेत्र के सज्जन ने बताया था कि जब भी आईटी कंपनीज 1 बिलियन टर्नओवर पे पहुंच जाए, स्केल पे पहुंच जाए, तो उसकी ग्रोथ रेट में रफ्तार आ जाती है। बहुत सारे उसके वेंडर्स है, कस्टमर्स है, बायर्स है, जो उसे शायद बिजनेस देने में थोड़े कतराते हैं जब वो छोटी साइज का हो, उसे टेस्ट करते हैं। और जैसे उसकी स्केल बन जाती है, जैसे साइज बढ़ जाती है, उसे ज्यादा बिजनेस मिलने लगता है। तो दोज मिड कैप आईटी कंपनीज जिसमें 2 या 3 क्षेत्र में एक्सपर्टीज हो, जो उस मकाम पे पहुंच रहा है कि उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर में उसे पेनिट्रेशन या मार्केट शेयर बढ़ाने का मौका मिलेगा, उस प्रकार की मिड कैप आईटी कंपनीज में इस वक्त भी निवेश कर सकते हैं। बट वीरू भाई, एक बात याद रखना कि आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है। इसके तहत लार्ज और मिड कैप दोनों आईटी में फॉलिंग द नाइफ, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ जैसा निवेश का रवैया होना चाहिए। वाकई जो ग्लोबल हालात हैं उस वक्त, ये जो आखिरी में एक टर्म कही ना, फॉलिंग, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, वो बिल्कुल सही बैठती है। और हालांकि मिड कैप आईटी में जैसे कि नीलेश कह रहे थे कि वो कंपनियां जिनका आई थिंक स्पेशलाइजेशन 2-3 अगर आप देखें क्षेत्रों में है, उन पर फोकस कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ नीलेश जी, हर सेक्टर का एक दौर आता है। हमने देखा था CY21 में पोस्ट कोविड वाइट गुड सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया था। कंजम्पशन का जब हम जिक्र करते हैं तो इस सेगमेंट का हमेशा जिक्र होता है, पर इस बार जाने अनजाने आई थिंक मौसम भी कुछ ऐसा रहा, गर्मी बहुत नहीं पड़ी तो नहीं चल पाए वाइट गुड सेगमेंट, वोल्टास, हेवल्स। अभी क्या देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर? आई मीन अभी तक तो कोई स्विंग नहीं मिला, पैसा नहीं बना इस स्पेस में, लेकिन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है स्पेस। कोई व्यू आपका इस स्पेस पे इस वक्त? तो इस क्षेत्र में जिस तरह से ग्रोथ वॉल्यूम में स्लो डाउन आई है, वो थोड़ी चिंताजनक है। कहीं पे ये एक अनइवन रिकवरी को सिग्निफाई कर रही है। हमने बहुत सारे क्षेत्र में देखा है कि जो रिच एंड अपर मिडिल क्लास की कंजम्पशन की वस्तुएं हैं, उसमें ग्रोथ रेट काफी जोर से है। चाहे एसयूवी हो, चाहे प्रीमियम लिकर ब्रांड हो, चाहे हाई एंड लग्जरी गुड्स हो। बट जो आइटम लोअर मिडिल क्लास और पुअर की है, वहां पे कंजम्पशन ग्रोथ बिलो एक्सपेक्टेशंस रहा है। मेरे हिसाब से मार्च 23 के नंबर भी अगर देखें एफएमसीजी कंपनी के, तो वहां पे भी वही ट्रेंड परावर्तित होता दिखता है। मेरे हिसाब से अगर बारिश अच्छी रही, जिसके ऊपर स्काईमेट का अनुमान है कि शायद वो थोड़ी बिलो एवरेज रहेगी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि नहीं, ये एवरेज रहेगी। बट अगर बारिश अच्छी रहती है तो रूरल इकोनॉमी को फायदा रहेगा, रिकवरी थोड़ी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, और उसका बेनिफिट फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को मिलेगा। अगर बारिश अच्छी नहीं आती है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर तनाव बना रहता है, तब इन कंपनीज को रिकवरी के लिए थोड़ी और राह देखनी पड़ेगी। नीलेश भाई, ये बात मुझे आपकी बिल्कुल सही लगी थी कि एफआईआईज के लिए इंडिया में एग्जिट इजी होती है लेकिन एंट्री बहुत पेनफुल होती है, और ये क्लियरली विजिबल है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि कैश तो आपको लगातार मिल रहा है, और तो अभी आप क्या कैश लेवल पर बैठे रहेंगे या फिर
क्योंकि रोज डीआईएस के नंबर सेल पर आ रहे हैं। वो ऑब्वियसली जब एफआईज इतनी बाय कर रहे हैं तो डीआईएस को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स इस समय क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस समय? अनुज भाई, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का और निवेशकों का। उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जब भी मार्केट नीचे होता है, वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, तो मेरे पार्टनर्स और निवेशक मुझे एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन देते हैं। नीचे खरीदने के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, मैं मार्केट में लगा देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर आ जाता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने लायक हो जाता है, तो वो लोग एसआईपी माइनस रिडम्पशन कर देते हैं। मुझे निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज अनुज भाई जो हमने बहुत अच्छी की है, और ये शायद बहुत कम लोग इसकी महत्ता समझ पाए हैं, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड और असेट एलोकेटर फंड। तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का एयूएम इस कैटेगरी के फंड में है। जब मार्केट ऊपर जाता है, महंगा होता है, हम उसमें इक्विटी एलोकेशन नीचे लेके आते हैं। जब मार्केट सस्ता होता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हैं, तो हम इक्विटी लेवल बढ़ाते और खरीदारी करते हैं। इस फंड में तकरीबन 75,000 से 1 लाख करोड़ का डेल्टा है। नीचे में खरीदते हैं, ऊपर में बेचते हैं। एक निवेशक वर्ग ऐसा हो गया है जिन्होंने अपना असेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड मैनेजर के हवाले किया है, और इस वजह से भी आप देख सकते हैं कि चढ़ती हुई मार्केट में कई बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग रहती है, और गिरती हुई मार्केट में हम खरीदारी करते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। ऐसी मैच्योरिटी मेरे पार्टनर्स और निवेशक बनाए रखे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और यही उम्मीद करेंगे कि ये मैच्योरिटी बनी रहे नीलेश भाई, क्योंकि बहुत पैसा बनाया है रिटेल ने अगर डिसिप्लिन रहे हैं तो। और ऐसा लग रहा है कि एक हम बहुत बड़ी बुल मार्केट का एक हिस्सा है, और आगे भी रिटेल निवेशक पैसा बनाएं और आप उस उसमें योगदान दें, यही हमारी उम्मीद रहेगी। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए शुक्रिया नीलेश भाई।